सुर्खियों में। नमस्कार, सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं अम्बरीश सक्सेना और आज हम चर्चा कर रहे हैं देश में आर्थिक प्रगति में कम मुद्रास्फीति की भूमिका पर, और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं आर्थिक पत्रकार शिशिर सिन्हा। शिशिर जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। शिशिर जी, जैसा कि लगातार ये बात हो रही है कि मुद्रास्फीति की दर हमारी कम होती जा रही है, इन्फ्लेशन की दर कम हो रही है और ये माना जा रहा है कि इसका जीडीपी पे बहुत अच्छा असर पड़ेगा और हमारी अर्थव्यवस्था को इससे बहुत लाभ होगा। आप हमारे दर्शकों को इस बात को किस तरह से समझाना चाहेंगे? देखिए, महंगाई दर का कम होना दो संकेत लेकर के आता है, लेकिन हम पहले उस सकारात्मक संकेत की बात करेंगे जिसकी चर्चा आपने प्रश्न में की है। जी। महंगाई दर का कम होना यानी कि आम आदमी को लगता है कि बहुत चीजों के दाम जो हैं वो कम हो रहे हैं, और महंगाई दर के हमेशा जो आंकड़े दिए जाते हैं वो सालाना आधार पर होता है। यानी कि इस साल नवंबर में जो आंकड़े हमारे पास 0.71 आए हैं वो बीते साल के मुकाबले इतनी ज्यादा बढ़त हुई है, लेकिन 0.71% ही है। और एक और महत्वपूर्ण बात यहां पर यह है कि इस 0.71% में बड़ा योगदान जो है वो सोने और चांदी का है। अगर आप सोने और चांदी को हटा दीजिए तो दरअसल महंगाई दर जो है वो नकारात्मक हो चली है। अब महंगाई दर का कम होना एक आम आदमी के लिए क्या मतलब है? सबसे आसान भाषा में कहें तो आम आदमी को कीमत कम चुकानी पड़ती है, और ये मौसम ऐसा है जिस मौसम में हम देखते हैं कि बहुत सारी तादाद में सब्जियां आती हैं बाजार में और उनकी कीमतों में काफी गिरावट देखने को मिलती है। दूसरी तरफ खरीफ फसल है, उसकी पैदावार बाजार में आ चुकी है, रबी की बुआई हो चुकी है और अगले कुछ महीनों में रबी की फसल भी जो है वो बाजार में आ जाएगी। यानी कि अभी चावल बाजार में आ चुका है और अब गेहूं की बारी है जो अगले 2 महीने में आएगी। एक बात मैं आपसे यहाँ पे पूछना चाहूंगा शिशिर जी, जैसा आपने उदाहरण दिया कि सब्जियों का, फलों का, इस तरह की जो भी मतलब कृषि आधारित जो भी उत्पाद हैं वो बाजार में सस्ते आ रहे हैं, तो हमें आम आदमी को सस्ते खरीदने को मिल रहे हैं, लेकिन इसका जो प्रभाव है जो उस उपज को जो उगा रहे हैं उनके ऊपर किस तरह का पड़ेगा, खासतौर से भारत जैसे देश में जहाँ आज भी एक बड़ी आबादी कृषि पर ही आधारित है। बिल्कुल, इसीलिए शुरू में कहा कि पहले हम सकारात्मक पहलू की बात कर लेते हैं और फिर हम उसके बाद बात करेंगे जो आम आदमी सुनना पसंद नहीं करता है। तो हमने पहले जैसा कहा कि इस समय सब्जियों के दाम काफी कम है, अनाज के दाम जो है वो काफी गिरे हैं और बीते महीने की जो महंगाई दर थी अनाज की, उसके मुकाबले अनाज की महंगाई दर कम हुई है। तो हमारा जो महंगाई दर का बास्केट है उसमें लगभग 54% खाने पीने की चीजों का है, जिसको हम लोग फूड इन्फ्लेशन कहते हैं। और फूड इन्फ्लेशन जो है वो नकारात्मक है, यानी कि शून्य से वो नीचे चल रहा है। तो ये बात हुई आम आदमी की। अब सवाल यह है कि जो सामान बेच रहा है उसको क्या कीमत मिल रही है? तो जब दाम घटते हैं तो जाहिर सी बात है उसके लिए भी कीमत कम हो जाती है, और यही हमारे लिए वो एक चिंता का विषय बनता है कि क्या महंगाई दर का नीचे बने रहना उचित है या अर्थव्यवस्था के लिए इसका कुछ और भी संकेत है। तो सबसे बड़ा संकेत ये होता है कि उत्पादक को कोई प्रोत्साहन नहीं मिल पाता है अपने सामान के उत्पादन करने की जब उसको दाम कम मिल रहे हैं। क्योंकि देखिए, कोई भी उत्पादक सामान अगर तैयार करता है, चाहे वो किसान हो चाहे वो एक विनिर्माता हो, वो मुनाफे के लिए करता है, और अगर उसके मुनाफे में कमी हो या मुनाफा ना मिले तो ये अच्छी बात नहीं होती है। अभी कुछ दिन पहले खबर आई थी कि एक किसान ने टमाटर अपने जो है वो सड़कों पे फेंक डाले क्योंकि उसको उस टमाटर की उचित कीमत नहीं मिल पा रही थी। हालांकि ये अलग बात है कि खुदरा बाजार में टमाटर जो है वो समय सबसे ज्यादा महंगा है, जितनी भी हम सब्जियों की बात करें तो उत्पादक के नजरिए से महंगाई दर का कम होना बहुत अच्छा नहीं है। नहीं, लेकिन एक बात इसमें शिशिर जी आप बताइए, जब हम खेती आधारित जो भी उत्पाद है उनकी बात है, जैसे आपने उदाहरण दिया, दूसरी तरफ जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं या वो सारी चीजें हैं जैसे एफएमसीजी की अगर हम बात करें, जो लोग सामान्य तौर पर खरीदते हैं और जो भी सामान को बनाने वाला है वो मुनाफा कम और ज्यादा होना तो एक बात है, लेकिन जो उसकी उत्पादन की लागत है उससे कम पे तो नहीं बेचेगा, उससे कम पे बेचेगा तो वो अपने घर से ही उसका जाएगा। तो किसानों के संदर्भ में इस बात को आप कैसे रखेंगे? देखिए, किसानों के संदर्भ में 23 तरह की जो फसलें हैं जिनके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित है, उसमें मूल रूप से आपके अनाज हैं और आप कुछ व्यावसायिक फसल जैसे गन्ने की बात अगर हम ले लें तो। लेकिन फल सब्जियों के मामले में ये स्थिति नहीं है और हमारी परेशानी उन फल सब्जियों के किसानों को लेकर के है।
रहा सवाल कि एक उत्पादक का, जो कि जैसे आपने जिक्र किया साबुन तेल बनाने वाले, आपकी बात बिल्कुल सही है कि वो अपने लागत से कम पर नहीं बेचेगा, लेकिन लागत से ऊपर उसको इसलिए भी चाहिए ताकि उत्पादन की प्रक्रिया को वो आगे बढ़ा सके। अगर कोई उसे नया निवेश करना हो, वो उसके लिए पैसा कहां से आएगा जब तक उसके पास मुनाफा नहीं होगा। तो एक लंबे समय तक अगर महंगाई दर नीचे बनी रहती है तो उत्पादक के नजरिए से वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे संकेत नहीं है। और ये ध्यान रखिए कि ये 10वां महीना है जब हमारी महंगाई दर जो है वो 4% से नीचे है। और 4% क्यों महत्वपूर्ण है ये भी हम चर्चा करेंगे। और दूसरा महीना है जब महंगाई दर 1% से कम है। तो ये तो हम तो खुदरा महंगाई दर की बात करें। थोक महंगाई दर देखें, जिसको हम लोग उत्पादक की महंगाई दर कहते हैं, वो भी नीचे चल रही है। ये जो 4% का मैंने जिक्र किया, ये दरअसल रिजर्व बैंक का जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग है, जिसको हम लोग कहते हैं कि महंगाई दर को इस रेंज में, इस श्रेणी में रखना है, वो 2 से 6% के बीच में, और उसमें मीडियन रेट जो है वो 4% है। तो जब 4% से नीचे आ जाता है तो रिजर्व बैंक के लिए एक मौका बनता है कि वो ब्याज दर में कमी कर दे। तो अब ब्याज दर में कमी करने से एक उत्पादक के लिए ये फायदा हो सकता है कि उसके लिए लागत को कमी करने में मदद मिलती है, और एक आम ग्राहक के लिए फायदा ये होता है कि वो कम कीमत पर कोई भी सामान जो है वो खरीद सकता है। लेकिन ये जो है वो परिणाम है, हमको पहले उसके कारण में जाना होगा, और कारण में मैं कहूंगा कि उसका एक मिश्रित स्वरूप होता है। अब अगर 2 से नीचे आ रहा है तो ये रिजर्व बैंक के लिए किस तरह से चिंता का विषय है? जैसे अभी आपने देखा होगा कि मौद्रिक नीति समिति की बैठक हुई और ये चर्चा गरमाई हुई थी कि क्या रिजर्व बैंक ब्याज दरें घटाएगा या नहीं घटाएगा। चूंकि महंगाई दर नीचे थी तो रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने 0.25% की कटौती कर दी। यानी कि इस पूरे साल में अगर आप देखेंगे तो 125 बेसिस पॉइंट्स यानी कि लगभग 1.25% की कटौती है वो नीतिगत ब्याज दर में हो चुकी है। जब ब्याज दरें नीचे होती हैं तो इसका मतलब है कि आपके लिए कर्ज लेना सस्ता हो जाता है, और दूसरी तरफ आप जमा करने से हतोत्साहित होते हैं क्योंकि बैंक में जमा पर जो ब्याज दर है उसमें भी कमी आती है। तो अब स्थिति यह है कि रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति शायद एक बार फिर, अगर ये महंगाई दर के घटने का सिलसिला इसी तरीके से बना रहा, या यूं कहें कि महंगाई दर अगर 1% या 2% के करीब बनी रही, तो हो सकता है कि आप इसमें एक और दौर की कटौती जो है वो ब्याज दर में देखेंगे। लेकिन इसका एक परिणाम ये भी तो है कि परचेजिंग पावर लोगों की बढ़ जाती है, ज्यादा सामान खरीद सकते हैं, तो उससे भी तो अर्थव्यवस्था को लाभ होता है। बिल्कुल, अर्थव्यवस्था को लाभ होता है, निश्चित तौर पर लाभ होता है। लेकिन क्या है कि हम जब खरीद की बात करते हैं ना, खरीद में ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपके पास खरीद के लिए कितना पैसा अतिरिक्त बचा हुआ है। यानी कि सामान्य चीजें जो आप खरीद रहे हैं, जो आपकी यूटिलिटी बिल है उस पर खर्च कर रहे हैं, और उसके बाद जो पैसा बचा उसे आप खरीद कर रहे हैं। निश्चित तौर पर इस साल को अगर आप देखें 2025-26 को, तो पहली हमने व्यवस्था देखी बजट में, जब 12 लाख रुपए तक इनकम टैक्स में कोई ना देने की बात कही गई, वहां पर लोगों के हाथ में अतिरिक्त पैसा आया। दूसरा, जब जीएसटी की दरों में कटौती जो कि 22 सितंबर से प्रभावी हुई, उसका भी फायदा लोगों को मिला। और जब तीसरा, अगर दाम कम हो तो जाहिर सी बात है कि लोग खरीदारी करने के लिए प्रोत्साहित होंगे, ये एक अच्छी बात है। लेकिन मैंने कहा ना कि एक जो बुरा संकेत इस संदर्भ में है कि उत्पादक के लिए प्रोत्साहन जो है वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है। तो अगर उत्पादक को प्रोत्साहन कम हो रहा है, या जो उसकी बिजनेस है वो उसको ठीक ढंग से नहीं चला पा रहा है, या जो विस्तार करना चाहिए और उसके लिए जितना पैसा चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, तो इससे देश की अर्थव्यवस्था पे किस तरह का प्रभाव पड़ेगा? अब देखिए, हमारा जो विकास दर है उसको हम लोग 2 तरीके से देखते हैं। एक जिसको हम लोग कहते हैं रियल जीडीपी ग्रोथ रेट, और एक हमारा होता है नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट। रियल जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो कुल वस्तु और सेवाओं के जो कीमत हमको हासिल हुई है उसमें से महंगाई दर को घटा देते हैं। तो आपके पास अभी जो दूसरी तिमाही की जो विकास दर है वो 8.2% की है। अब पूरे साल के विकास दर की हम लोग बात करें, जो रियल हम लोग बात कर रहे हैं, वो 7% या 7% से ज्यादा रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन दूसरी ओर जो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट है, यानी कि वो विकास दर जिसमें महंगाई दर शामिल है, वो हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है? क्योंकि उसके आधार पर कर की जो पूरी गणना की जाती है और जो राजकोषीय घाटे की गणना की जाती है, यानी कि जितने भी हमारे अनुपात हैं वो उसके आधार पर किया जाता है। तो आपका अगर नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट कम होना शुरू होता है तो उसका असर आपके आर्थिक दूसरे आंकड़ों पर भी पड़ता है। और उससे भी ज्यादा जो महत्वपूर्ण बात, जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, कि उत्पादक के लिए जो सामान बना रहा है
उसके अपने मुनाफे के मार्जिन में कमी आने की आशंका है। शशि जी, हम सामान्य तौर पर देखते हैं कि जब मुद्रास्फीति की दर बढ़ती है तो सरकार सतर्क हो जाती है और सरकार कुछ उपाय करती है कि उसको नियंत्रित रख पाए। तो अब जब मुद्रास्फीति की दर इतनी कम हो रही है तो सरकार किस तरह के उपाय कर रही है या सरकार से किस तरह के उपाय अपेक्षित हैं इस स्थिति को संभालने के लिए? महंगाई दर के पीछे दो कारण काम करते हैं, एक जिसको हम लोग मांग पक्ष कहते हैं और एक जिसको हम लोग आपूर्ति पक्ष कहते हैं। मांग अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो आपके महंगाई दर बढ़ने की आशंका होती है, अगर आपूर्ति बहुत कम हो जाए तो महंगाई दर बढ़ने की आशंका होती है। अब इस समय में सरकार की कोशिश का क्या होती है कि जब महंगाई दर बढ़े तो वहां पर उस सूरत में वो डिमांड को, मांग को किस तरीके से चेक कर सके, कर्व कर सके, वो कोशिश करती है। क्योंकि आपूर्ति जो है वो रातों रात नहीं बढ़ाई जा सकती। आप किसान जो है अनाज का उत्पादन कर रहा है, उसका एक चक्र है, उसी चक्र में आएगा, सामान बनने का एक समय लगता है। तो आप मांग को घटाने की कोशिश करते हैं, उसमें सरकार की ओर से होता है कर की दर बढ़ा देते हैं। दूसरी तरफ क्या होता है, रिजर्व बैंक जो है वो ब्याज की दर बढ़ा देता है जिससे कि लोग मांग कम करें। अब आपने आपूर्ति तो है, अब आपने मांग बढ़ाना है, तो आपके पास विकल्प क्या, आप लोगों के हाथ में अतिरिक्त पैसा देते हैं जिससे कि वो मांग करें और बाजार में जो सामान आ रहा है उसकी खरीद कर सके। तो सरकार ने इस साल अगर आप देखेंगे तो पूरी की पूरी कोशिश क्या है, लोगों के हाथ में पैसा दिया जाए। और उसका असर आपको ये देखने को मिल रहा है कि शहरी इलाकों में जो खपत कम हो गई थी वो बढ़ रही है। खपत तो बढ़ रही है लेकिन उत्पादक क्या उतना उत्साहित है उस सामान को बेचने के लिए, ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन जाता है। जी, तो ऐसी स्थिति में अगर ये जो महंगाई की दर है वो इसी तरह से नीचे चलती रही या और नीचे आ गई तो आप किस तरह का सिनेरियो देखते हैं? अभी के समय में जो हम लोग अनुमान लगा रहे हैं, एक अर्थशास्त्र के छात्र होने के नाते हम आपसे कह सकते हैं कि अब महंगाई दर का थोड़ा थोड़ा बढ़ना शुरू होगा। अगर आप देखें कि अक्टूबर के महीने में 0.25% या 0.3% था और अभी आप देखेंगे 0.71% है। जब हमारे पास दिसंबर के आंकड़े आएंगे वो थोड़ा और बढ़ा हुआ दिखेगा। उसका एक कारण यह है कि जो आधार था वो आधार का असर अब खत्म हो रहा है। दूसरी तरफ हमारी जो परेशानी जो दो मुद्दों पर है, एक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने और चांदी के भाव बढ़ रहे हैं, कच्चे तेल के भाव में उस तरह की बढ़ोतरी हमको देखने को नहीं मिली है, वो एक कमोबेश एक स्तर पे बना हुआ है। तो इन दोनों का असर ये होगा कि आपकी जो महंगाई दर का आकलन है वहां पर उसमें बढ़त देखने को मिलेगी। और तीसरी बात यह है कि जैसे जैसे जाड़ा खत्म होता है, आपने नोटिस किया होगा कि फल सब्जियों के दाम बढ़ने शुरू हो जाते हैं। और अभी आप देखेंगे तो इस महीने में नवंबर के जो आंकड़े हैं उसमें फल के दाम बढ़े हुए हैं, सब्जियों के दाम घटे हुए हैं। एक और चिंता हमारे लिए जो है वो है खाने के तेल के भाव। खाने के तेल के भाव को लेकर के अभी बहुत ज्यादा हमें वहां निश्चिंतता हमको नहीं मिली है। तो ये कुछ ऐसे तथ्य हैं जिसके आधार पे हम कह सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि आगे जो आंकड़े आएंगे वो थोड़े बढ़े हुए होंगे। तो जैसे शशि जी आपने जिक्र किया सोने चांदी की कीमतों का लगातार बढ़ती जा रही है, ऐसी स्थिति में जो सोने चांदी के मूल्य हैं बाजार में उसका सीधा किस तरह का प्रभाव जीडीपी पर पड़ता है या नहीं पड़ता है? देखिए, सोने चांदी में चूंकि हम बड़े पैमाने पर आयात करते हैं और अभी आपने देखा होगा कि चांदी के भाव, अगर मैं शुक्रवार के भाव की बात करूं तो 2 लाख रुपए प्रति किलो के ऊपर पहुंच गया था वायदा सौदों में, हालांकि बाद में 2 लाख रुपए से कम आ गया। सोने के भाव लगभग 1.25 लाख रुपए के ऊपर बने हुए हैं। तो इसका दो असर होता है। एक तो जो हमारे महंगाई दर का टेबल है उसमें जो एक आइटम होता है जिसको हम लोग कहते हैं पर्सनल केयर एंड इफेक्ट, इसका शेयर बहुत लिमिटेड है पूरे महंगाई दर के आकलन में, लेकिन पर्सनल केयर एंड इफेक्ट में सोना चांदी शामिल होता है। अगर हम देखें लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा है, जिस तरह का भी महंगाई दर कम है और पूरी व्यवस्था है और लोग ज्यादा से ज्यादा सामान खरीद रहे हैं, लेकिन अपनी जरूरत से ज्यादा फिर ऑब्वियसली लोग उतना सामान नहीं खरीदेंगे। ऐसे में क्या जो सरप्लस पैसा है लोगों के पास, अगर फिक्स डिपॉजिट की दर कम भी है तो क्या उसको स्टॉक मार्केट में लगा सकते हैं या ऐसे इंस्ट्रूमेंट में लगा सकते हैं जहां पर हमें थोड़ा सा जो कैपिटल मार्केट है उसमें कुछ बढ़ोतरी दिखाई? बिल्कुल, देखिए शेयर बाजार में आप देखें कि हर रोज आपके पास एक आईपीओ आ रहा है, एक या किसी दिन 2 आईपीओ आ रहे हैं और उसमें जो खुदरा निवेशक है उनकी भागीदारी काफी ज्यादा है। म्यूचुअल फंड में पिछले कुछ समय से हमने देखा था नकारात्मक रुख बना हुआ था, अब उसमें फिर से सकारात्मक रुख देखने को मिल रहा है। यानी कि लोगों के हाथ में जो पैसे बचे, बैंकों में चूंकि डिपॉजिट कम हो गया है, डिपॉजिट पे ब्याज की दर कम हो गई है, तो वो ऐसे विकल्पों में जा रहे हैं। और एक और तथ्य पे आप ध्यान रखिएगा, स्मॉल सेविंग के मामले में भी वहां
वहां भी बढ़त देखने को मिल रही है, क्योंकि वहां पर जो ब्याज दर है वो आपके बैंकों के मुकाबले ज्यादा है। शशि जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही सरल तरीके से हमारे श्रोताओं को ये बताया कि किस तरह से मुद्रास्फीति की जो कम होती हुई दर है उससे हमारा जो जीडीपी है उसको किस तरह का फायदा हो रहा है और अर्थव्यवस्था को किस तरह का फायदा हो रहा है और कौन कौन से वो क्षेत्र हैं जहां पर उसका प्रभाव हमें दिखाई दे रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। सुर्खियों में